स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर जो स्टैंडर्ड मैथ से रिलेटेड है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये बेटा। इसका क्यूपी कोड है 31 सेट 1 का है ये, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल sum of zeros of the polynomial this is root 2, then value of k। बेटा हमने क्या दिया हुआ है? सम दिया। इफ द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमें कितना दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू रूट 2, राइट। बट सम ऑफ जीरोस कितने के इक्वल होता है? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, राइट। इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल आ गया? रूट 2 के। यहाँ पर 90% बच्चे गलती कर लेते हैं, क्या कर देते हैं? माइनस के रूट 2 बाय ए की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 2। यहाँ पर माइनस, बेटा ध्यान से देखो, जब हम इस फॉर्म को 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू माइनस के रूट 2y, c इज इक्वल टू 1 है। b की वैल्यू माइनस के रूट 2 है तो माइनस तो ऑलरेडी पहले भी एक है तो यहाँ पर एक और माइनस आएगा क्योंकि b की वैल्यू क्या है? माइनस के रूट 2 और ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर रूट 2 वैल्यू लिख ली तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? के रूट 2 बाय 2 इज इक्वल टू रूट 2। रूट 2 के साथ रूट 2 कैंसिल हो गया विच इम्प्लाइज टू के किसके इक्वल आ गया? 2 के। सो ऑप्शन 2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज दिस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग द सेम गेम। बेटा विनिंग गेम दी हुई है, अगर प्रोबेबिलिटी जैसे जीतने की दी हो, हारने की पता करनी है, राइट। सही की दी हो, गलत की पता करनी है, जो गलत की दी हो सही की पता करनी है, तो हमें ये श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो 1 में से जो हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी वो माइनस कर दो तो अगर हमारे पास जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो हारने की आ जाएगी, हारने की है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लूजिंग द गेम कितनी आ जाएगी बेटा? 1 माइनस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.79। सो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 0.21। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। If the roots of the equations are real and equal, then which of the following roots कब real और equal होते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के, राइट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यही होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कब होगा? 0 के इक्वल। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? 4ac के। और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू AC। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, nth टर्म दी हुई है एंड द सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो n की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? a दिया हुआ है 7, an दिया हुआ है 84 और sn क्या दिया हुआ है? 2093/2। तो n की वैल्यू पता करनी है, राइट। बेटा जो sn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल बी होता है। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, राइट।
तो ये एल भी दी हुई है ना हमें, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2093/2 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए कितनी है 7 और एल कितनी है 84। ये कैंसिल हो गया। 2093 बाय इसको प्लस किया तो 91 आ जाएगा। अब 91 को इससे के साथ इसको डिवाइड कर लो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 पे कट हो गया, 182 7, ये 7 और 2 और 3, राइट। तो अब 3 के टेबल पे कट हो जाएगा, यस। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या दिया हुआ है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p एंड q। p और q की वैल्यू हमें दी हुई है 18a² b4। q कितना दिया हुआ है 20a³ b²। वेयर a एंड p आर प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है, सबसे पहले तो हमने वो कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर्स वो लेने हैं जो हाईएस्ट पावर वाले होंगे, और उसके अलावा जो अनकॉमन फैक्टर्स है वो भी लेने हैं। सबसे पहले 18 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट, इंटू a² इंटू b²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3⁻2 इंटू a² इंटू b², राइट। 20 को 2⁻2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू a³ इंटू b², राइट। एलसीएम इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। सो इनमें से ग्रेटेस्ट पावर वाला कौन सा है 2⁻2। उसके बाद कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, a⁻3 और b⁻4 वाला हाईएस्ट पावर वाला। ये दोनों क्या है अनकॉमन है, तो ये तो हमने लेनी ही लेनी है अनकॉमन, राइट। इनको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया 180 a³ b²। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस। हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 5 -6 6 4 0 0, राइट। एडी इसका क्या दिया हुआ है मीडियन। मीडियन क्या करता है बेटा, जो सामने के साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उसने लेंथ ऑफ एडी पता करने के लिए बोला। एडी की लेंथ पता करने के लिए हमें बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और डी क्या है बीसी का मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, राइट। देयरफॉर डी किसके इक्वल आ जाएगा, इस पर अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस b बाई 2 सॉरी x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। सो वी विल गेट 3 और 2, राइट। अब इसके हमारे पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए डी के, तो हम अब एडी फाइंड कर सकते हैं। एडी किसके इक्वल होगा, इस पर क्या लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। सो दैट इज इक्वल टू 68 यूनिट्स आंसर। ध्यान से देखिए, अगर हम आगे भी सॉल्व कर सकते थे बट हमारे पास ऑप्शन में √68 ऑलरेडी है, तो वी कैन से दैट द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7th में हमें सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी है। सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है m के। तो उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। वैसे मैंने ये सभी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना उनमें ये क्वेश्चंस आई थिंक करवाए हुए हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या आती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, क्योंकि
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ध्यान से देखो ये दी हुई है ना, तो हमने पुट कर दी। तो यहां से सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 upon mk. That is our answer. So option C is the correct option, right? Now next बेटा क्या है, from the data if all the even numbers are removed, इस डाटा में से अगर इवन नंबर्स रिमूव कर दिए जाए, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 4 and 16, right? If all the even numbers are removed, then the probability of getting at random a prime number from the remaining is, जो बाकी के नंबर बचे हैं उनमें से प्राइम नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से, जो बाकी बचे नंबर लिखो पहले, कौन कौन से, 1, 7, 9, 21 और 25। तो हमारे पास सिर्फ यही अब टोटल नंबर बचे हैं, राइट? इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, 7 और 9। 1 is not, sorry, 7, only 7 is a prime number, 9 is not a prime number, and 1 is also not a prime number। ज्यादातर बच्चे लिख देते हैं 1 is a prime number। बेटा प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर में से सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर आएगा, राइट? उसके बाद 3, 5 प्राइम नंबर्स होते क्या है, जो सिर्फ अपने आप पर डिविजिबल होते हैं, राइट? उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या सिर्फ 1 से, राइट? तो यहां से प्राइम नंबर कितना आ गया, ओनली 1, और टोटल नंबर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5, राइट? ज्यादातर बच्चे मेरे को पता है आंसर लिखेंगे 1/7। नहीं बेटा, क्योंकि इवन नंबर तो निकाल ही दिए, तो अब हमारे पास है ही नहीं, रिमूव ही कर दी उनमें से नंबर्स। तो उसने कहा बाकी बचे नंबर में से हमने प्राइम नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है? तो प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली 7 इज अ प्राइम नंबर, सो 1/5। नाउ नेक्स्ट बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। From some data x1, x2, xn with respectively frequencies f1, f2, fn, the value of, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास कुछ कुछ किसका फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, मीन आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, मीन के फॉर्मूले से। और मीन किसके इक्वल होता है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, जहाँ इसको पहले ना ओपन करके लिख लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ fi xi, राइट? यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसका मतलब क्या होता है, जो आई की वैल्यू है वो हम 1 से लेके n तक पुट करेंगे, राइट? माइनस समेशन ऑफ fi और xy, क्लियर? इसको नंबर 1 डाल लो, क्लियर? अब हमें पता है जो मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ xi fi, ब्रैकेट मेथड में किया हुआ है ना, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, राइट? विच इम्प्लाइज टू, इसको क्रॉस कर देते हैं, समेशन ऑफ fi xi किसके इक्वल आ गया बेटा, x बार इंटू समेशन ऑफ fi, या फिर हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi इंटू एक्स बार। अब ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1 वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा, समेशन ऑफ fi xi माइनस समेशन ऑफ fi x बार इज इक्वल टू 0। सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? इजी देखने में लग रहा था हाय हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, बट ये तो बहुत इजी निकला।
सिंपल बेटा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारे पास इस चीज की वैल्यू ना पता लगे तो ये देखो किस चीज को यूज किया गया, यहाँ पर मीन को यूज किया गया है, ध्यान से देखो। तो फिर हम मीन से स्टार्ट कर दो वहां क्वेश्चन को, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, क्या दिया क्या हुआ है सबसे पहले, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ है, जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, मीन्स जो x के वैल्यूज हैं वो इस पॉलिनोमियल की x के वैल्यू से डबल है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p निकालना है। मान लेते हैं जो इनकी जीरोस हैं वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। दूसरी पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस px प्लस q, राइट। अब हमें क्या कहा गया है, जो इसकी जीरोस है इस पॉलिनोमियल की जीरो से डबल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जीरोस क्या हो जाएंगे बेटा, कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइज करके। कितना आ जाएगा, माइनस 24 आ गया, 24 के ऐसे कौन से, 12 इंटू 2 8 इंटू 3, राइट। माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, 4x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन ले लिए, x माइनस 2। सो x माइनस 2 यहां से कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3। इसके जीरोस कौन कौन से आ जाएंगे, 2 और माइनस 3/4। और जब इसके जीरोस उसने बोला है वो क्या है, इससे डबल है, तो क्या क्या हो जाएंगे, 4 और माइनस 3/2 हो जाएंगे, राइट। अब उसने p की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, p क्या है, हम सम ऑफ जीरोस निकालें। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस p आ गया। इन दोनों जीरोस हमें दी हुई है, 4 प्लस माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस p। माइनस p किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के, राइट। और p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 5/2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मे भी हो सकता है कि बेटा मैंने डिफरेंट मेथड से भी करवाया हो, आपको जो मेथड इजी लगे वो कर सकते हो। ये मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आई थिंक, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो क्योंकि उसमें मैंने डिफरेंट मेथड से करवाया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, कितना, मान लेते हैं सबसे पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, 3 और -5, बी कितना दिया हुआ है, x और -5। हमें ए बी दिया हुआ है कितना, 15। उसने पूछा है x की वैल्यू पता करनी है, तो ए बी किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट, यही है। तो यहां से हमारे पास ये किसके इक्वल है, 15 के इक्वल दिया हुआ है। तो ये तो हो गया 0, मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 15 के। यस, ध्यान से देखो हमारे पास उसने x के दो वैल्यूज दी हुई है। वैसे तो हम यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल करके सिंगल वैल्यू 18 आ जाएगी, बट यहाँ पर उसने दो वैल्यूज दी हुई है तो इन दो ऑप्शंस में से कंफ्यूजन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 225 के। इसको आइडेंटिटी को ओपन कर लो, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 9 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 216 के हम फैक्टर बनाएंगे ऐसे जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाएगा -6, वो आएगा -18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू बेटा 18 और -12 आ जाएगी। और अब ऑप्शंस में से चेक करो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसके इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनमें मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं। और मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बच्चे 90% बच्चे गलती करते हैं बी अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस सॉल्व करने है ना, तो जो लेफ्ट और जो राइट साइड है ना, तो पहले ये चेक करो क्या वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू है। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमें दिया हुआ है उसकी कोई वैल्यू है। यस, cos 0 कितने की वैल्यू होती है 90 की। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 90। अब हमने पता करनी है वैल्यू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की। सो वी विल put the value of alpha plus beta in this. We get cos 45, cos 45 is equal to 1 by root 2, right? तो हमारे पास कितना आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, A solid sphere is cut into two hemispheres. एक स्फीयर को दो हेमिस्फीयर्स में कट किया गया है। The ratio of the surface area of the sphere to that of two hemispheres taken together is। बेटा सॉलिड स्फीयर का जो सरफेस एरिया है और दोनों हेमिस्फीयर्स का जो सरफेस एरिया है, उन दोनों की रेशो हमें बतानी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर यहीं पर कर देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर हो गया बेटा। इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 2/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2:3, क्योंकि एरिया ऑफ द स्फीयर टू द डेट ऑफ टू हेमिस्फीयर्स टेकन टुगेदर, दैट मींस 2:3 आ जाएगा, राइट। The middle most observation of every data arranged in order is called the middle most। बेटा जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। अरेंज्ड इन ऑर्डर कब करते हैं जब हमने किसी डाटा का मीडियन पता करना हो। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसकी मिड वैल्यू लेते हैं। तो यही उसने कहा था द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती है मीडियन, दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, the volume of the largest right circular cone that can be curved out from a solid cube of as 2 centimeter। उस राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम पता करना है जो कि सॉलिड क्यूब में से जिसकी एज कितनी है 2 सेंटीमीटर है, कर्व्ड आउट किया गया है। जो वॉल्यूम होता है बेटा, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है क्यूब, इसमें से क्या निकाला गया है कोन, ये, राइट। एज कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी हाइट भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने सिर्फ इस पार्ट की क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है। ये कितने के इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी
जो 1/3 πr³ h, राइट, यही होता है ना। तो 1/3 πr, कितनी है 1, h कितनी है 2, सो 2/3 π³ सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, πr²h। 16th क्वेश्चन क्या है बेटा, टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर, दो डाइजेस को एक साथ रोल किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नंबर्स ऑन टू डाइजेस एज 2, 3 एंड 5, मतलब जो दोनों डाइजेस के नंबर आने चाहिए ऊपर, उन दोनों का जोड़ जहाँ तो 2 होना चाहिए, जहाँ 3 होना चाहिए, जहाँ 5 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा, जहाँ तो दोनों पर 1 1 आएगा। 2 और कब हो सकता है, सिर्फ जब दोनों के ऊपर 1 1 आएगा। 3 कब हो सकता है, जहाँ पहले पर 1 दूसरे पर 2 हो जाए, जब 2 फर्स्ट पर सेकंड पर 1, और हो सकता है नहीं। तो इसके अलावा 5 कब होगा, जैसे 1 4 4 1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा 2 3 3 2, राइट, ऐसे हो सकते हैं। और कोई नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब कौन टोटल नंबर कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फेवरेबल केसेस हो गए 7। बट टोटल केसेस कितने होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि 2 डाइस रोल की गई है, तो 6 एक डाई के कितने केसेस हैं 6, तो इसका मतलब 2 डाइजेस के केसेस कितने बनेंगे, 6 2 दैट इज 36। सो 7/36 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next question बेटा, the center of the circle is at, सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2 0 एंड 1 एंड ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर है, मान लेते हैं ये ए बी है, इसका एक एंड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, अदर के पता करने हैं। बेटा ध्यान से देखो, जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, राइट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स और वाई है। सो 2 और 0 किसके इक्वल होगा बेटा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y/2, राइट। 6 प्लस x/2 जब कंपेयर किए तो 2 के इक्वल होगा, y/2 किसके इक्वल होगा, 0 के। यहां से हम निकाल लेते हैं 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू होगी 0। सो कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, -2 और 0, दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, इन द गिवन फिगर graphs of two linear equations are shown, the pair of these linear equation। अब ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशंस किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही, राइट। अगर किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही तो इसके क्या होंगे, ये इनकंसिस्टेंट होंगे। बट अगर हम ध्यान से देखें, अगर इन लाइंस को हम आगे तक बढ़ा दें, ध्यान से देखो आगे तक बढ़ा दें, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाके कट कर जाएंगे। तो इसका मतलब इट दे कैन बी made consistent by extending this line। So option D is the correct option। ये तो वैसे देखने से ही पता चल रहा है बेटा, तो इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, राइट। कंसिस्टेंट कब होती है, जब लाइंस के कोइंसाइड्स होंगे और इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट होता है, राइट। जब कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी जहां पे वो कोइंसाइड होंगी। इनकंसिस्टेंट कब होंगे, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही होंगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है और 20 जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले क्या दिए हुए, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये सर्कल है, ये टेंजेंट्स है, ये डायमीटर, ये क्या हो गए, पैरेलल होते हैं ना, तो यस ये तो ठीक है। डायमीटर इज द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, ये भी सही है।
जो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या होती है, डायमीटर। तो ये भी करेक्ट आ गया, दोनों ऑप्शन सही है। अब यहां पर उसने क्या दिया है, बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू, राइट। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या डायामीटर, ये हमें बताना जरूरी है, इसके लिए ये क्या जरूरी है कि डायामीटर ऑफ सर्कल जो है वो लॉन्गेस्ट कोड है? नहीं नहीं, ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना इसकी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों सही है बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if the graph of polynomial touches x-axis at only one point, पॉलिनोमियल का जो कोई भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर करता है, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब हम क्या कहेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो, जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी कि नहीं होगी, बताइए। अब चलिए बताइए, मेरे को पता है ज्यादातर बच्चे कहेंगे भी ये ट्रू है। नहीं बेटा, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरे को पता है जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं ना, उनमें यहाँ पर सिर्फ ये बोल देते हैं ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, बट रीजन नहीं बताते। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं जिसकी जीरो सेम होगी, मान लो एक्स की वैल्यू दोनों सेम सेम आ गई 1 1, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ पर मतलब दिखाएंगे तो सिर्फ यही पॉइंट को दिखाएंगे ना, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी सिर्फ इसी पॉइंट पर आएंगी, दोनों वैल्यूज 1 1, राइट। एक्स की दो वैल्यूज है, 1 यहीं पर है, तो ग्राफ जो है इसी पॉइंट पर कट करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गई, फॉल्स होगी, क्योंकि सेम वैल्यूज पर भी जो पॉलिनोमियल है का ग्राफ है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, सेम वैल्यूज पर एक्स की, राइट। एक्स के सेम वैल्यूज पर जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पर उसको टच करेगा, क्लियर। तो ये हो गया फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, a polynomial of degree n greater than 1 can have at most n zeros, yes, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है बेटा, पॉलिनोमियल की मैंने आपको बताया हुआ है ना, मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी ही इसकी जीरोस होंगी, मीन्स ज्यादा से ज्यादा जीरोस, जितनी की पावर है, डिग्री है, वही उतनी ही इसके जीरोस होगी। सो ये क्या हो गया, ट्रू। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या हो गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब आते हैं हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर उसने कहा है सॉल्व द लीनियर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर लो, मेरे को तो अगर सोचो तो ना, मेरे को एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से ही इसे सॉल्व करूंगी। क्या है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, राइट। और सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। सो एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं, x और y दोनों में से किसी भी एक के जो कोफिशिएंट्स है बेटा वो सेम करने होते हैं। क्या करने होते हैं, सेम। तो सेम कैसे करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले के कोफिशिएंट से, तो सेम हो जाएंगे। 56x माइनस, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16y इज इक्वल टू 40, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50x माइनस प्लस 49y इज इक्वल टू 105, राइट।
अब दूसरा स्टेप क्या है बेटा, कोफिशिएंट्स हमने सेम कर लिए, उसके बाद जो कोफिशिएंट सेम किए हैं उनके जो साइन है वो ऑपोजिट होने चाहिए, मींस एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए, बट ये तो बहुत सेम साइन के है, तो इनको ऑपोजिट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सेम हो तो ऐड कर लो, अगर ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया बेटा, -65y इज इक्वल टू -65। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और जो ये वैल्यू 1 है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, राइट। तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। अब उसने वेरीफाई करने को बोला है, वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, जो सेकंड वाली, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो फर्स्ट से निकाली है, तो सेकंड में इन दोनों की वैल्यू पुट करके देखो, 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू 15 आ गया, तो हैंस वेरीफाइड, राइट। ये बहुत जरूरी है बच्चे, मेरे हिसाब से जो बच्चे है ना यहीं पर छोड़ देते हैं, वेरीफाई वाला स्टेप छोड़ देते हैं, तो उसके जो स्टेप के नंबर है ना वो कट हो जाएंगे, तो वेरीफाई करना जरूरी है। वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाली है तो दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, in a pack of 52 playing cards, one card is lost. From the remaining cards, a card is drawn at random. Find the probability that the drawn card is Queen of Hearts if the lost card is Black card. Queen of Hearts कितनी होती है, Queen of Hearts किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है ना, इसका मतलब ये तो अवेलेबल है ही है, क्योंकि ब्लैक कार्ड, लॉस्ट कार्ड कौन से है, ब्लैक कार्ड, ठीक है। ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो स्पेड के होते हैं, एक किसके होते हैं, और होते हैं क्लब्स के, राइट। जो हार्ट और डायमंड होते हैं वो बेटा रेड कलर के होते हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 52 कार्ड्स है, ठीक है, उनमें से एक कार्ड गुम हो गया तो बाकी कितने बच गए, 51 कार्ड्स। अब उसने कहा है क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट कितनी है, एक होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/51, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इवैल्यूएट 23rd का फर्स्ट वैल्यूज निकालनी है, 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री, राइट। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, cos 45 होता है √2, साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, यहाँ से कैंसिल कर गया, यहाँ से 1 रह गया और यहाँ पर 3 हो गया, 1 + 3 कितना हो गया, 4। और इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ ए और बी दोनों की वैल्यू दी हुई है, ये वेरीफाई करना है। साइन ए की वैल्यू होती है 60, बी की दी हुई है 30, तो ये कितना हो गया बेटा, साइन 90 डिग्री। ध्यान से देखो, 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 cos 30 देन cos 60 sin 30, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, √3/2 √3/2, राइट, 1/2 इंटू 1/2, 3/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल 1 के, हैंस वेरीफाइड, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, BD बाइसेक्ट्स एंगल BND। तो हमने क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल ABD है वो ट्राइंगल
सी बी डी के क्या है, सिमिलर है, और ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, बी सी के। चलिए बेटा प्रूफ करना शुरू करते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है जो डायगोनल बीडी है, डायगोनल बीडी है वो बाइसेक्ट किसे कर रहा है, एंगल बी एंड एंगल डी को, राइट। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल्स हैं, इसे एंगल 1 डाल लेते हैं, इसे एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4, राइट। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। उसने पूछा है सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है, ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल सी बी डी के। तो दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं प्रूफ में, राइट। ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ABD and triangle CBD, right? एंगल 1 is equal to एंगल 2, यही है ना, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एंगल बी, सॉरी BD बाइसेक्ट्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, BD बाइसेक्ट्स एंगल बी, राइट। इसी तरह से एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। इसे भी रीजन क्या देंगे, BD बाइसेक्ट्स एंगल डी, राइट। इसके अलावा अगर दो चीज इक्वल आ जाए, दो एंगल्स, तो ए सिमिलरिटी रूल क्या कहते हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू किसके है, ट्रायंगल सी बी डी के। कौन सा रूल है, बाय ए सिमिलरिटी रूल, राइट। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद उसने बोला है जो बी ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। अगर दो ट्राइंगल्स बेटा सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल होंगे। इसका मतलब ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बी डी अपॉन बी डी के। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बी डी है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, ये कट करके कितना आ गया 1, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is a irrational number. It is given that root 3 is an irrational number. हमें दिया क्या हुआ है बेटा, रूट 3 क्या है, irrational नंबर गिवन है और ये irrational प्रूव करना है। बेटा जब भी कोई चीज irrational को रैशनल को इरेशनल प्रूव करना हो ना, तो कॉन्ट्रैरी मेथड यूज होता है। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, कॉन्ट्रैरी मेथड क्या है, उसके मतलब जो उल्ट है वो हमने अज्यूम करके चलना है। सो अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 5 minus root 3 is a रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट इट एज in the form of p by q, where p and q are co-prime numbers and q doesn't equal to 0, where p and q are integers, or we can say that co-prime number and q is not equal to 0, right। अब यहां से हम क्या करेंगे, रूट 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 माइनस पी बाई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 रूट 3 के, राइट। 5 क्यू माइनस पी बाई क्यू, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, रूट 3 आ गया। सो रूट 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 क्यू माइनस पी बाई 2 क्यू। अब ध्यान से देखो बेटा ये कौन सा नंबर बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है ना, क्योंकि हमने क्या, पी बाई क्यू क्या है, रैशनल नंबर है और दोनों इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, सो ये तो रैशनल नंबर बन गया। तो क्या लिखेंगे, व्हाट 5 क्यू माइनस पी अपॉन 2 क्यू इज अ रैशनल नंबर एज पी एंड क्यू आर
integers or prime numbers, whatever you can write it as integers, right? So this shows, so therefore this shows contradiction, hence we can say that 5 minus 2 root 3 is an irrational number, right? Now next बेटा, इसका बी पार्ट क्या कहता है, शो करो क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। A number which have more than two factors, that is called a composite number। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह पर ये भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर की बजाय यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता है, शो दैट दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो वो खुद होता है, एक सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, वन, ओनली वन इज वो प्राइम नंबर होता है। तो जहाँ तो इस क्वेश्चन पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी शो करो ये प्राइम नंबर नहीं है, जहाँ पे इसने ऐसे लिख दिया बी शो करो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, मतलब खुद नंबर वन और इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा, राइट। तो चलिए शो करते हैं, कैसे करना है बेटा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 11 प्लस 17 प्लस 3 इंटू 11, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 17 प्लस 3, राइट। 11 इंटू 85 प्लस 3, 11 इंटू 88, इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, मीन्स इसके फैक्टर मतलब दो से ज्यादा बन रहे हैं। इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, राइट। सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। जब किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर बन जाए तो वो क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2, 4 और 1 ये तीन फैक्टर बन गए ना, तो इसका मतलब ये क्या होता है, कॉम्पोजिट, राइट। बेटा जो आपका सेक्शन ए और बी है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वैसे मैंने पूरे कंप्लीट सेक्शन किए थे, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने सारी वीडियो दोबारा से एडिट करके डाली है, क्योंकि सारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी और डाटा भी काफ़ी ज़्यादा मांग रहा था, और जो स्टोरेज है वो भी चाहिए थी एडिट करने के लिए, तो बहुत कुछ चाहिए था। इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है दो पार्ट्स में डिवाइड करके मैं अपलोड करूँगी, जिसमें पार्ट 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी अपलोड किया जाएगा, और पार्ट 2 में सी, डी और ई, राइट। आई होप सो आपको ये जो पार्ट्स है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे से पूछिए। आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन विच यू हैव नॉट अंडरस्टैंड, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि आपको CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।